हेलो फ्यूचर टीचर, क्या आपने कभी सोचा है कि सेम क्लास में होने के बावजूद अगर बच्चे को सेम टीचर टीच कर रहा है, उसके बावजूद दो बच्चों की परफॉर्मेंस में डिफरेंस होता है, दोनों बच्चों की परफॉर्मेंस अलग अलग होती है, तो उसके पीछे के कारण क्या है? उसके पीछे कारण रहते हैं हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, कि किस तरह से बच्चे को जो जीन मिले हुए हैं, बहुत सारे जीन जो पेरेंट्स से बच्चे को मिलते हैं, उसकी वजह से बच्चे जो परफॉर्मेंस होती है बच्चे की प्रभावित होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट रहेगा, कि हम देखेंगे किस तरह से जो हेरिडिटी है, वंशानुगत है, जो जीन हमें पेरेंट्स से मिलते हैं वो, और इन्वायरमेंट कि बच्चे को किस तरह का इन्वायरमेंट मिलता है, वो बच्चे के किस तरह से विकास में पॉजिटिव और नेगेटिव रोल निभाते हैं। नेचर वर्सेस नर्चर भी बोलते हैं इसको। नेचर का मतलब यहाँ हेरिडिटी से है, और नर्चर इन्वायरमेंट कि किस तरह से उसका जो इन्वायरमेंट है उसकी ग्रोथ को प्रभावित करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। तो आज का हमारा यही क्वेश्चन है कि चाइल्ड साइकोलॉजी में सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये कि व्हाई डू टू चिल्ड्रन ऑफ द सेम क्लास टॉट बाय सेम टीचर परफॉर्म डिफरेंटली। क्यों वो एक तरह से परफॉर्म डिफरेंटली क्यों कर रहे हैं? तो आंसर रहेगा किसमें है? आंसर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो सबसे पहले देखते हैं कि हेरिडिटी क्या होती है। एक हेरिडिटी की डेफिनेशन क्या है? हेरिडिटी इज व्हाट वी गेट फ्रॉम आवर पेरेंट्स थ्रू जीन्स एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन। कंसेप्शन होता है कि जब एक जो पेरेंट्स एग होता है और जो मतलब मेल एग और फीमेल एग जब आपस में मिलते हैं या डेट करते हैं, तो उससे क्या होता है? बच्चा कंसीव होता है, बच्चा बनने की प्रोसेस शुरू होती है। तो उस टाइम जब बच्चा बनने की प्रोसेस शुरू होती है, कंसेप्शन होता है, तो उसी टाइम जो जीन्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं, और जो जीन होते हैं इन्हीं के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं, जिस वजह से जो बच्चा है माँ बाप की तरह कई बार दिखता है, और माँ बाप के जो गुण होते हैं वो बच्चे में आ जाते हैं। तो हमारी हेरिडिटी क्या है? कि जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है। अब एग्जाम्पल मान के चलिए इसमें कि आपकी जो बॉडी है वो क्या है? एक छोटे रूम की तरह है, ठीक है। तो ये जिस तरह से छोटे रूम होते हैं, उसी तरह से हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल होते हैं। हमारी बॉडी जो ह्यूमन बीइंग है उसकी बॉडी कैसे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। और हम आगे देखें, इनसाइड ईच रूम देयर इज अ लाइब्रेरी कॉल्ड क्रोमोसोम्स, कि जो आपके छोटे छोटे रूम हमने डिस्कस किए, रूम किसके बराबर है यहाँ पे? सेल के। जो आपके सेल होते हैं ह्यूमन बॉडी में, उनके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। और कितने क्रोमोसोम होते हैं एक ह्यूमन में? 46, जो कि 23 पेरेंट मेल से मिलते हैं, मतलब मदर से मिलते हैं, और जो 23 है वो फादर से मिलते हैं। हमें टोटल मिलके बन जाते हैं 46। तो 46 क्रोमोसोम होते हैं हमारे। और आगे क्या है? इट्स इनसाइड इट्स लाइब्रेरी थाउजेंड ऑफ बुक्स व्हिच आर जीन। और जो क्रोमोसोम्स है इनके अंदर बहुत सारे जीन होते हैं, जीन्स होते हैं, जो जीन्स डिसाइड करते हैं कि बच्चा कैसा होगा, किस तरह का होगा। ईच जीन गिव ए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू योर बॉडी मेक ए प्रोटीन, कि हमारे जो बॉडी में जीन्स है वो क्या करते हैं? वो इंस्ट्रक्शन देते हैं। इंस्ट्रक्शन देने के बावजूद प्रोटीन बनाई जाती है, और वो प्रोटीन डिसाइड करती है कि आपका प्रोटीन डिसाइड करेगी यूर ट्रेड्स, कि आपके गुण क्या होंगे। कैसे गुण? कि आपके जो बालों का कलर है वो ब्लैक है तो क्यों है ब्लैक, आई कलर किस तरह का होगा, हाइट कितनी जाएगी, ये सारे फैक्टर कौन डिसाइड करता है? प्रोटीन डिसाइड करता है। और वो प्रोटीन किसके द्वारा बनाए जाते हैं? जीन के द्वारा। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे जीन मिलते हैं हमें पेरेंट्स से, अगर स्ट्रॉन्ग जीन मिलेंगे तो बच्चा क्या होगा? अच्छा डेवलप कर पाएगा, वो बच्चा भी स्ट्रॉन्ग दिखेगा। आगे हम ये देखेंगे कि हेरिडिटी जो होती है इसके फीचर्स क्या हैं। हेरिडिटी सबसे पहले तो ये हमें पेरेंट्स से मिलती है, इननेट इनबोर्न। अब जब पेरेंट्स से मिलते हैं तो हम इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, बदलाव नहीं कर सकते। इट डिसाइड्स फिजिकल ट्रेट्स। हमने देखा कि हमारे जो जीन्स है जो हमें पेरेंट्स से मिले, किस तरह से वो फिजिकल ट्रेट्स, जो ह्यूमन के फिजिकल, जो बच्चा है, एक जो बच्चा है वो पैदा हुआ है, उसके फिजिकल ट्रेट्स किस तरह से जो जीन से डिसाइड करते हैं। आई कलर है, उसमें हाइट है, बॉडी का स्ट्रक्चर है। इट ऑल्सो सेट्स लिमिट्स फॉर मेंटल ट्रेट्स लाइक IQ। ये जो जीन्स होते हैं ये आपका जो IQ होता है, IQ क्या होता है? इंटेलिजेंस कोशेंट, जिसका मतलब है कि आपका जो दिमाग का जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस होता है आपका, वो कितना IQ है उसका। तो नॉर्मली 110 के आसपास, जैसे 100, 110 ये नॉर्मल होता है। कुछ जो स्पेशल होते हैं, गिफ्टेड होते हैं, उनका 150, 160 ऐसे चला जाता है, ये IQ होता है। तो जो हमारे जीन्स होते हैं वो हमारे IQ की भी एक अपर लिमिट सेट कर देते हैं। तो ये आप देख रहे हो कि जीन किस तरह से, कितनी तरह से हमें प्रभावित करता है।
और सबसे मेन बात है कि जीन हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, हम इनको बदल नहीं सकते। अगर जो जीन बच्चे को मिल गए, उनको चेंज नहीं कर सकते। अब इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? हेरिडिटी इज द सम टोटल ऑफ ट्रेट पोटेंशियली प्रेजेंट इन द फर्टिलाइज्ड वोम या जाइगोट ए सिंगल रिप्रोडक्टिव। आगे क्या इसमें हेरिडिटी का क्या मतलब बताया इसने कि हेरिडिटी वो सारे के सारे ट्रेट्स लिए हुए हैं जो पेरेंट्स अपने बच्चे को ट्रांसफर करते हैं। और किस टाइम ट्रांसफर करते हैं? फर्टिलाइज वोम या जाइगोट। अब जाइगोट क्या होता है? जब भी एक सिंगल रिप्रोडक्टिव सेल फ्रॉम मदर एंड फादर डेट क्रिएट जाइगोट। जब भी एक रिप्रोडक्टिव सेल मेल का और फीमेल का आपस में डेट करेंगे तो क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा, या दूसरा नाम क्या है इसका? फर्टिलाइज वोम बन जाएगा। उस टाइम से बच्चा बनना शुरू होता है। तो ये हमारी डेफिनेशन है इसकी हेरिडिटी की। अब इसमें एक केस स्टडी है, ट्विन स्टडीज। ये जो ये केस स्टडीज है, ये जो डिबेट चलती है नेचर वर्सेस इन्वायरमेंट की, या एक तरह से हम ये कहें हेरिडिटी वर्सेस इन्वायरमेंट की, नेचर वर्सेस नर्चर की, इस डिबेट में ये केस स्टडी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये केस स्टडी क्या कहती है? केस स्टडी आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस क्या होता है? ट्विंस जो बेबी पैदा होते हैं, जिनका बर्थ होता है, वो दो तरह से हो सकते हैं। पहला ट्विन बेबी क्या होता है कि एक ही रिप्रोडक्टिव सेल, जो या रिप्रोडक्टिव सेल नहीं, हम इसको कहेंगे एक ही जाइगोट। एक ही जाइगोट दो आगे दो में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जब वो एक ही जाइगोट दो में डिवाइड होगा तो वो किस तरह का बच्चा होगा? आइडेंटिकल ट्विंस। और आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं रियर्ड अपार्ट स्टिल सो, अगर आप आइडेंटिकल ट्विंस को अलग अलग भी, अगर एक गरीब फैमिली में और एक अच्छी फैमिली में इकोनॉमिकली, एक तो गरीब है लोग जो फैमिली है बच्चे की, और एक अमीर है, अगर उन दोनों को जो आइडेंटिकल ट्विंस है अगर उनको सिमिलर उसमें मतलब अलग अलग उसमें फैमिली में भी अगर आप रखोगे तो वो सिमिलर इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी शो करेंगे। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो ये एक तरह से एस्टेब्लिश करता है कि कितना हेरिडिटी कितनी इंपॉर्टेंट है बच्चे की ग्रोथ के लिए। दिस प्रूव द पावर ऑफ हेरिडिटी, कि ये जो हमने ट्विन स्टडी, ये जो केस स्टडी पढ़ी है, ये बच्चे को जो हेरिडिटी कितना प्रभावित करती है उसको एस्टेब्लिश करती है। अब इसमें की थिंकर कौन है? फ्रांसिस गाल्टोन। जो फ्रांसिस गाल्टोन है ये इसके थिंकर है, फादर ऑफ यूजेनिक्स भी बोलते हैं इनको। और इनका क्या मानना है कि नेचर इज एवरीथिंग, कि जो नेचर है, जो हेरिडिटी है, वही सब कुछ डिसाइड करती है बच्चे के डेवलपमेंट में। तो यूजेनिक्स क्या है यहाँ पे? यूजेनिक्स का मतलब देख लेते हैं हम। द आइडिया ऑफ इंप्रूविंग ह्यूमन रेस बाय कंट्रोलिंग हेरिडिटी। अब ये आइडिया क्या कहता है यूजेनिक, कि जो हमारी जो आगे आने वाली जनरेशंस है, हम सिर्फ उन्हीं पेरेंट्स को अलाउड करना चाहिए हमें जो कि स्ट्रोंग है, मस्कुलर है, हर तरह से डेवलप है, ताकि उनके जो बच्चे हैं वो भी अच्छे हो। द आइडिया ऑफ इंप्रूविंग ह्यूमन रेस बाय कंट्रोलिंग हेरिडिटी, यही तो है कंट्रोलिंग हेरिडिटी। हमने हेरिडिटी को कंट्रोल कर लिया। एग्जाम्पल, ओनली हेल्दी पर्सन शुड गिव बर्थ टू चाइल्ड, कि जो हेल्दी पेरेंट्स है सिर्फ उन्हीं को आगे बेबी करना चाहिए। ये जो हमारा है, ये क्यों बोल रहा है ऐसी बात? क्योंकि ये चाहता है कि जो हेरिडिटी है, जो अच्छे जीन वाले लोग जिनकी हेरिडिटी मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, वही अपने बेबी आगे पैदा करे। ये हमने देखा कि किस तरह से हेरिडिटी बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करती है, या बहुत उसका एक फैक्टर है, बड़ा मेजर फैक्टर है। हमने इसमें ट्विन स्टडीज देखा कि दो बच्चे अगर आइडेंटिकल ट्विंस है, उनको अगर आप अलग अलग इकोनॉमिक कंडीशन में भी रखोगे तो वो सेम सिमिलर इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी शो करेंगे। और हमने देखा कि फ्रांसिस गाल्टोन है जो, वो फादर है किसके? हेरिडिटी के बोल सकते हैं हम, या यूजेनिक्स की बोल सकते हैं। यूजेनिक्स या जो हेरिडिटी है, हेरिडिटी क्या मानती है कि नेचर ही सब कुछ है, कि जो बच्चा पैदा हो रहा है, जो हेरिडिटी उसको जिस तरह से मिलेंगी वही मेजर फैक्टर है डेवलपमेंट में बच्चे की, ना कि जो इन्वायरमेंट है। आगे हम देखेंगे इन्वायरमेंट क्या है। तो अब आएगा इन्वायरमेंट हमारा। व्हाट इज इन्वायरमेंट? द इन्वायरमेंट इज एवरी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ, कि जो बेबी जब कंसेप्ट करता है, वो जब बेबी पैदा होना मतलब बनना शुरू होता है, वहां से लेकर डेथ तक जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं वो किस तरह से बच्चे के ग्रोथ को, डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, यही इन्वायरमेंट है हमारा। तो टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट कितने हैं? प्रीनेटल इन्वायरमेंट। प्रीनेटल क्या होता है कि जब बच्चा प्रेगनेंसी के दौरान किस तरह से उसका जो प्रेगनेंसी के टाइम में जो बेबी होता है, किस तरह का उसको इन्वायरमेंट प्रभावित करता है,
तो इसमें पहला आएगा मदर न्यूट्रिशन, कि अगर मदर अच्छी न्यूट्रिशन से ले रही है, अगर वो फूड खाना मतलब कंज्यूम कर रही है जो कि न्यूट्रिशन से रिच है, तो बेबी हेल्दी होगा। ड्रग्स, अगर जो मदर है अगर वो ड्रग्स लेगी तो बच्चे में कहीं ना कहीं कोई एबनॉर्मलिटी जरूर मिलेगी। उसके बाद है इमोशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर जो मदर है वो प्रेगनेंसी के दौरान हैप्पी है, किसी तरह के उसके जो इमोशन है नेगेटिव नहीं है, तो जो बेबी है वो भी अच्छा बेबी डेवलप बेबी पैदा होगा। उसके बाद क्या, फिजिकल इन्वायरमेंट। अब बेबी पैदा हो गया, उसके बाद फिजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है कि बेबी के पैदा होने के बाद उसको आप फूड कैसा दे रहे हो, किस तरह क्लाइमेट में वो रह रहा है, किस तरह की हाउसिंग में वो रह रहा है, उसको किस तरह का हाउस मिल रहा है। अब हमारे देश में जिस तरह की पॉपुलेशन, मेजर पॉपुलेशन क्या है, हम गरीब है, गरीब नेशन है हम, बेशक से इंटरनेशनल लेवल पे हमारी इकोनॉमी 4th 5th ऐसे हो गई, लेकिन आज भी बहुत सी जो बेसिक कंडीशन है, बेसिक जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिली हुई। तो जो फिजिकल एनवायरनमेंट में बच्चे को क्या, अगर अच्छा फूड नहीं मिलेगा, तभी तो मिड डे मील स्कीम्स जो है सरकारी स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में स्टार्ट की हुई है, ताकि जो न्यूट्रिशंस बच्चे को चाहिए वो उसको मिल पाए। क्लाइमेट किस तरह का है, अब जैसे भारत के नॉर्थ एरिया में क्लाइमेट ज्यादातर गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है और जो ठंड होती है वो भी बहुत ज्यादा पड़ती है। ये सारे फैक्टर भी बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। उसके बाद है सोशल इन्वायरमेंट, कि बच्चा किस तरह की सोसाइटी में रहता है। पेरेंट्स का जो माता पिता बच्चे के, वो उसको ट्रीटमेंट कैसे देते हैं, किस तरह की ट्रीटमेंट उसको देते हैं। उसके बाद फैमिली, पीयर्स, स्कूल, टीचर्स, एग्जाम्पल। अब इसमें हम एग्जाम्पल देखें कि सोशल इन्वायरमेंट किस तरह से बच्चे को प्रभावित करता है। जैसे इंडियन सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी में बच्चों के ऊपर पढ़ाई को लेके, एक फ्यूचर के, उनको भविष्य के लेके बहुत प्रेशर रहता है। तो इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर नेगेटिविटी आती है। जैसे अब नीट का एग्जाम, जैसे पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चे को प्रेशराइज करते हैं कि आप डॉक्टर बनो, नीट की तैयारी करो। इस कारण से आपने देखा होगा हर साल नीट का रिजल्ट आने के बाद बहुत से बच्चे सुसाइड करते हैं। तो ये क्या है, ये सोशल प्रेशर है, ये सोशल फैक्टर्स जो कि बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। उसके बाद है कल्चरल एनवायरनमेंट, ट्रेडिशंस, लैंग्वेज, रिलीजन, मीडिया, ये सारी फैक्टर्स भी बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। अब एग्जांपल लेके चले इसमें, जैसे इंडियन जो सोसाइटी है वो कैसी है, पेट्रियार्की। पेट्रियार्की का मतलब है पितृसत्तात्मक, कि जो यहाँ पे जो मैन होते हैं, जो मेल होते हैं, उनका डोमिनेंस रहता है। उस वजह से ये फैक्टर्स भी बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। अब लैंग्वेज में देखते हैं हम इसमें, जैसे संस्कृत लैंग्वेज है, संस्कृत लैंग्वेज ने भारत की हर दूसरी लैंग्वेज को प्रभावित किया है। तो ये फैक्टर्स देखे हमने जो बच्चे की डेवलपमेंट या ओवरऑल ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। अब इसके एग्जांपल देखिए, इसमें क्या है कि ए चाइल्ड मे हैव द जीन्स ऑफ ए ग्रेट म्यूजिशियन। अब बच्चे को हेरिडिटी, अब बच्चे का जो फादर था वो बड़ा संगीतकार था, ग्रेट म्यूजिशियन था, लेकिन अगर ये तो हेरिडिटी है बच्चे को, ये सारे जीन्स के द्वारा बच्चे को गुण मिल गए, लेकिन बट इफ ही नेवर गेट्स ए म्यूजिकल ट्रीटमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और ट्रेनिंग, अगर बच्चे को आप म्यूजिकल ट्रेनिंग एनवायरनमेंट नहीं दोगे उस तरह का, तो बच्चा कभी भी म्यूजिशियन नहीं बन पाएगा। तो हमने देख लिया कि हमने पढ़ा सबसे पहले कि हेरिडिटी क्या होती है, फिर हमने देखा एनवायरनमेंट क्या होता है। अब हम देख रहे हैं कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट आपस में कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। बेशक से आपको जीन बहुत अच्छे मिल गए हो, उसके बाद भी आपको अगर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिलेगा, ट्रेनिंग अच्छी नहीं मिलेगी, तो बच्चा विकास नहीं कर पाएगा। हिज टैलेंट विल नेवर डेवलप, उसका टैलेंट कभी भी नहीं विकसित हो पाएगा। आगे हम देखते हैं कोर डिबेट क्या है इसमें। हमने ये तो देख लिया हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, अब हम देखेंगे नेचर वर्सेस नर्चर, कि किस तरह से नेचर वही है जो हेरिडिटी है, और नर्चर क्या है, एनवायरनमेंट, जो उसको एनवायरनमेंट मिलता है वो है। अब यहाँ पे दो एक्सट्रीम स्कूल है। स्कूल का मतलब होता है थॉट, जो बहुत सारे लोग इसे एक थॉट को फॉलो करते हो तो वो स्कूल बन जाता है। अब इसमें पहला थॉट है नेटिविस्ट। नेटिविस्ट क्या मानता है कि नेचर ही सब कुछ है, बच्चे की जो विकास में जो हेल्प करता है वो सिर्फ नेचर करता है, वो हेरिडिटी करती है, एनवायरनमेंट का कोई रोल नहीं है। ऐसा कौन मानता है, नेटिविस्ट मानते हैं। इसके थिंकर कौन है, गाल्टोन। ये मानते हैं कि हेरिडिटी इज सुप्रीम, कि हेरिडिटी ही सब कुछ है। इसके बाद हमारे एम्पिरिसिस्ट लाइक जेबी वॉटसन, दूसरे स्कूल के थिंकर है जेबी वॉटसन, एम्पिरिसिस्ट थिंकर। ये क्या मानते हैं कि ये मानते हैं एनवायरनमेंट इज सुप्रीम। तभी तो ये स्कूल हमने क्या बोला, एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम इसलिए तो है क्योंकि ये इसको नेचर को मानते हैं कि नेचर ही सुप्रीम है, ये मानते हैं कि एनवायरनमेंट ही सुप्रीम है। लेकिन हमने इससे पीछे वाले एग्जाम्पल में क्या देखा था, ये एग्जाम्पल देख लीजिए आप, कि बच्चे को बेशक से जीन बहुत अच्छे मिले हुए, म्यूजिशियन के मिले हुए हैं,
उसके बावजूद अगर उसको एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिलेगा तो वो अच्छा म्यूजिशियन नहीं बन पाएगा। तो कहीं ना कहीं हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ आर अफेक्ट चिल्ड्रन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब आगे देखिए, अब एक स्टेटमेंट देखिए, ये बड़ी फेमस स्टेटमेंट है जेबी वॉटसन। इन्होंने क्या कहा कि गिव मे डजन हेल्दी इन्फेंट्स एंड आई विल मेक देम डॉक्टर, लॉयर एंड थीफ। कि आप मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो, हेल्दी इन्फेंट दे दो, मैं उनको क्या बना सकता हूं, मैं उनको डॉक्टर भी बना सकता हूं, लॉयर भी बना सकता हूं, थीफ भी बना सकता हूं। तो जो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किस तरफ इशारा कर रही है? ये कर रही है कि अगर वो वॉटसन मांग रहा है बच्चे, तो क्या वो हेरिडिटी तो चेंज कर नहीं सकता, जीन तो चेंज नहीं कर सकता बच्चे के, जो ऑलरेडी बच्चे बड़े हो गए या डेवलप हो गए हैं, तो वो क्या कर सकता है? वो उनको इन्वायरमेंट दे सकता है। और यही बात कहना चाहता है वॉटसन कि मैं उनको उसी हिसाब का इन्वायरमेंट देके उनको डॉक्टर भी बना सकता हूं, लॉयर भी बना सकता हूं और चोर भी बना सकता हूं, थीफ भी बना सकता हूं। तो वॉटसन इस स्टेटमेंट से जो इन्वायरमेंट या जो एम्पिरिसिस्ट आइडियोलॉजी है उसको एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। यहां तक हमने देख लिया कि किस तरह से हेरिडिटी इन्वायरमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन गाल्टन और जेबी वाटसन अपने 2 अलग अलग स्कूल एक्सट्रीम के। जेबी वाटसन जो है वो मानते हैं कि इन्वायरमेंट बहुत महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम है, और जो गाल्टन है वो मानते हैं कि हेरिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट या सुप्रीम है। अब देखिए डेवलपमेंट इज नॉट, कि डेवलपमेंट क्या नहीं है। अब हमने देखा हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, तो डेवलपमेंट क्या नहीं है? हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट डेवलपमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? आगे देखेंगे। डेवलपमेंट क्या होता है? हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। अब यहां पे इनटू और प्लस में डिफरेंस क्या रहेगा? इनटू का मतलब है इट इज अ मल्टीप्लिकेशन नॉट एडिशन। इफ ईदर इज 0, अगर यहां पे एक भी 0 हो जाती है, हेरिडिटी 0 हो जाता है, इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा? इन्वायरमेंट बेशक से कितना भी हो संख्या में, तो ओवरऑल डेवलपमेंट क्या होगा? 0 होगा। इसलिए मल्टीप्लिकेशन है ये। और यहां पे ये साबित करना चाहता है स्टेटमेंट से इन्वायरमेंट डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। इससे ये साबित होना होगा कि जो इन्वायरमेंट हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और वो एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। उनके दोनों का होना बहुत आवश्यक है, तभी बच्चा विकसित हो पाएगा। आगे देखिए एक स्टेटमेंट पियाजे की, हेरिडिटी सेट्स द लिमिट्स, द एनवायरनमेंट डिटरमाइंस हाउ मच ऑफ दैट लिमिट इज अचीव्ड। ये पियाजे इस स्टेटमेंट से हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का एक इंपॉर्टेंट रोल एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। यहाँ पे हेरिडिटी जो है वो लिमिट सेट करती है, लेकिन एनवायरनमेंट डिटरमाइंस करता है, निर्धारित करता है कि वो कितनी वो लिमिट है जो अचीव कर पाएंगे हम। तो जो हमने आज टॉपिक पढ़ा कि डेवलपमेंट में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं, हम अब ये देखेंगे कि इसका एजुकेशनल इंप्लीकेशन क्या है। जो एक टीचर है, टीचर ने ये टॉपिक पढ़ लिया डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, ये तो क्या हो गई, बुकिश हो गई है तो सब कुछ, लेकिन इसका एजुकेशनल इंप्लीकेशन क्या है ये समझने की क्या चीज है इसमें। तो देखिए, व्हाट शुड अ टीचर डू विद दिस नॉलेज, जो हमने अभी तक डिस्कस किया, इस नॉलेज से टीचर क्या करेगा, क्या कर सकता है टीचर। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ इसमें, रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जब हमने देखा कि एवरी चाइल्ड इज यूनिक ड्यू टू डिफरेंट एच एंड डी, नेवर कंपेयर, तो जो हमने देखा कि हेरिडिटी और जो एनवायरनमेंट है किस तरह से बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करता है, उसके बावजूद उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, एक ही क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, वो इंडिविजुअल डिफरेंस क्या, उनकी रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चे की हेरिडिटी अलग है, हर बच्चे का एनवायरनमेंट अलग है, इसलिए वो बच्चे अलग अलग रूप से विकसित होते हैं। सेकंड क्या, प्रोवाइड ए स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट, कि बच्चे को हम जीन को नहीं बदल सकते, वी कैन नॉट चेंज जीन्स बट वी कैन गिव ए रिच एनवायरनमेंट, कि हम बच्चे का जो जीन है उसको नहीं बदल सकते, हम उसका जो एनवायरनमेंट है उसके आसपास का उसको चेंज कर सकते हैं, उसको अच्छा लाइब्रेरी दे सकते हैं, लैब्स दे सकते हैं, उसको जो इमोशंस है पॉजिटिव इमोशन दिखा सकते हैं, लव, मोटिवेशन और इंक्लूसिव क्लासरूम हम बना सकते हैं। और यही हमारा जो NEP 2020 है उसका भी कोर यही रहता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन हो। थर्ड पॉइंट इसमें क्या है, डू नॉट लेबल चिल्ड्रन, क्योंकि चिल्ड्रन हर बच्चे का अपनी हेरिडिटी है और अपना एक तरह से एनवायरनमेंट है, इसलिए किसी भी बच्चे को हम लेबल नहीं करेंगे। नेवर से ही इज फ्रॉम ए डल फैमिली, ही विल रिमेन डल, एनवायरनमेंट कैन चेंज द चाइल्ड। अब हेरिडिटी को हम नहीं बदल सकते, लेकिन एनवायरनमेंट को बदल सकते हैं। अब क्लासरूम में रिच जो एक तरह से
हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं यूनिक, जिससे कि बच्चे का एनवायरनमेंट चेंज होगा और बच्चे का डेवलपमेंट जो है अच्छा हो पाएगा। उसके बाद क्या, नो द चाइल्ड बैकग्राउंड, कि अगर आपको अंडरस्टैंड हिज फैमिली एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट टू हेल्प हिम बेटर, अगर आपको ये पता है कि बच्चा किस सोशल ग्रुप से आ रहा है, उसकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, तो आप बच्चे का विकास है, जो डेवलपमेंट है, उसको आप अच्छी तरह से समझ पाओगे और बच्चे को जो उसी हिसाब से आप ट्रीट कर पाओगे, आप उसकी हेल्प कर पाओगे। तो आज की हमारी क्लास का कंक्लूजन क्या है, सीड इज हेरिडिटी, जो बीज होता है वो क्या है, हेरिडिटी है। हेरिडिटी क्या है, बीज है। सोयल क्या है, इन्वायरमेंट है, कि आपके पास एक बीज है, वो तो आपकी हेरिडिटी है, वो मिल गया, वो पेरेंट्स जो मदर फादर से मिलके एक बीज बन गया, वो आपका क्या, हेरिडिटी है वो। लेकिन जो सोयल होती है, सोयल किस तरह की होगी, वो इन्वायरमेंट है आपका। अगर आप अच्छी सोयल दोगे एक सीड को, तो वो सीड क्या, ग्रो करके ट्री बन जाएगा, पेड़ बन जाएगा। अच्छा उसमें पानी दोगे, सोयल में अच्छे न्यूट्रिशन होंगे, तो ये सारा खेल क्या रहेगा, एनवायरनमेंट का रहेगा। यू नीड बोथ फॉर ए गुड ट्री विच इज डेवलपमेंट, आपको एक अच्छे पेड़ के लिए, एक अच्छे बच्चे के डेवलपमेंट के लिए हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों अच्छे चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, पियाजे की थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि आपको हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में दोनों में कौन सा ऐसा फैक्टर लगा कि बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत आवश्यक है, क्या एक आवश्यक है या दोनों आवश्यक है? तो आपका आंसर रहना चाहिए आज का लेक्चर देखने के बाद कि दोनों के दोनों, हेरिडिटी हो एनवायरनमेंट हो, दोनों बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं।